नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं जुडिशरी क्लासेस। सब्जेक्ट का नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट और नाउ यू कैन से भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सी दिस इज सेक्शन 7 ऑफ व्हाट सेक्शन। दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द सेक्शन 7 ऑफ बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 7 एंड इट वाज सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नथिंग हैज चेंज्ड। आप अपने ब्रेक लैंग्वेज को चेक कर लीजिए, एग्जैक्टली सेम है, इसलिए लेक्चर सेम रहेगा। सेक्शन 9 के रूप में पढ़ाया गया था, अब ये सेक्शन 7 कहलाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, जहां पर सेक्शन 9 आएगा आपको उसको सेक्शन 7 बीएसए समझना है और उसी के साथ इस लेक्चर को आपको पढ़ना और समझना चाहिए। लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी सेक्शन 9, तो प्लीज गो टू दिस। ब्रेक लैंग्वेज ही पढ़ते हैं पहले। पहली बात, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस ए फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। तो पहले याद रखना पड़ेगा नंबर 1 2 3 जो 5 हैं, इसमें 5 कैटेगरीज हैं इसमें, उनमें से फर्स्ट इज व्हाट द फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस एनी फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं, इसी को ढंग से समझ लेते हैं कि पहले कैटेगरी का मतलब क्या है और कौन कौन से इलस्ट्रेशंस इससे रिलेटेड हैं। तो प्लीज गो टू इलस्ट्रेशन फर्स्ट। दिस इज the question is whether a given document is the will of A or not. This is what, अगर ये प्रश्न के रूप में आ रहा है, the question is what, ये जो phrase है the question is, it means what, this is facts in issue। ये एक disputed fact हो गया अभी है कि ये जो डॉक्यूमेंट है will है या नहीं है। अब इससे रिलेटेड इस फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई फैक्ट सामने आता है तो that will be relevant under section 9 and the evidence of that fact can be given. Are you getting this point? जैसे a state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant facts. इस केस में कि जिस डेट पर वो विल बनाई गई, जिस डेट पर वो विल बनाई गई उस डेट पर उसके खुद की प्रॉपर्टी, वसीयतकर्ता की प्रॉपर्टी और उसके परिवार की प्रॉपर्टी किस स्थिति में थी या नहीं थी, व्हाट वाज द एक्चुअल स्टेट, दैट मे बी रेलिवेंट फैक्टर इन एक्सप्लेनिंग की भी किन सर्कमस्टांसेस में, है ना, कि एज इट मे बी नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द सर्कमस्टांसेस इन विच द विल बिकेम नेसेसरी। उन सर्कमस्टांस को समझाया जा सकता है कि किन हालात में क्यों ये विल बनाई गई। समझ में आई बात नहीं? तो एविडेंस इज ऑलवेज अलाउड ऑफ फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द मेन फैक्टर। समझे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। प्रीलिम्स के पॉइंट से सिर्फ इतना याद रखना है, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। इसको और ढंग से देख लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ लोन लिया, देन जो क्रेडिटर है उसका मर्डर हो जाता है, तो द फैक्ट्स ऑफ गिविंग लोन, टेकिंग लोन, इट मे बी सम टाइम नेसेसरी टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच द मर्डर हैपेंड। एक फैक्ट कई तरीके से रेलिवेंट हो सकता है। इट मे बिकम मोटिव, इट मे बिकम नेसेसरी टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स कि इसका मर्डर इसने क्यों किया। आई हैव एन एक्सप्लेनेशन बिकॉज he has taken huge loan from him, है कि नहीं है? तो समझे आप ये? तो दिस इज द एक्सप्लेनेटरी फैक्ट कि why the creditor was killed। तो these kind of evidences may be given। जैसे ऐसे समझ सकते हैं इसको, देखिए, where for example a person is tried for leading certain people to a riot by marching at the head of them। एक व्यक्ति एक मॉब को, भीड़ को लीड करता हुआ जाता है, ठीक है, उसको लीडर है भीड़ का वो। तो अब वो जो उसमें जो मॉब की क्राइज थी, क्राइज ऑफ द मॉब मे बी गिवन इन एविडेंस बीइंग एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस ग्रुप ऑफ पीपल को वो लीड कर रहा था,
अगर वो कह रहे थे राम नाम सत्य है, तो इट में भी डेथ प्रोसेशन किसी का हो सकता है, अंतिम यात्रा होती है। और वो कह रही है आज हम नहीं छोड़ेंगे और दिस दैट, तो इट में बी समथिंग काइंड ऑफ पॉलिटिकल रैली। तो दीज द क्राइज ऑफ द मॉब, भीड़ क्या चिल्ला रही थी, क्या कह रही थी, दैट कैन बी द एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि उसका नेचर क्या था। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे आप लोग एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोडक्टिव का मतलब क्या है ना। जैसे दिस इज द इलस्ट्रेशन बी फॉर यू, ए सूज बी फॉर ए लिबल imputing disgraceful conduct to A। लिबल क्या होता है, लिबल मीन्स होता है डिफेमेटरी, डिफेमेशन। लिबल, डिफेमेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्लैंडर एंड लिबल। लिबल इज ए फॉर्म ऑफ परमानेंट नेचर व्हेन समथिंग इज रिटन, ओके। तो दैट इज द इन द परमानेंट नेचर एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो, उसको हम बोलते हैं लिबल। ए सूज बी फॉर ए लिबल imputing disgraceful conduct टू ए। ए ने बी को सू किया, क्यों किया, कि इसने मुझे ये मेरा जो कंडक्ट है, इसने पब्लिक में कहा है कि मेरा कंडक्ट डिसग्रेसफुल है। दिस इज द एलिगेशन ऑफ ए, बिकॉज बी हैज डिफेम्ड मी बाय imputing दैट माई कंडक्ट इज, जैसे मान लीजिए आप ए हैं और आप कहीं के एक बापू हैं, आर रहीम हैं, कैसे भी समझ लीजिए आप, एक बड़े भारी विद्वान संत है आप, और आपको कहा जाए कि संत नहीं है ये कुछ और है, ये भेड़िया है, तो ये कंडक्ट इंप्यूट कर देगी आप पर। नाउ यू आर सुइंग हिम फॉर डिफेमेशन, की कैसे बात कर रहे हो। नाउ बी अफर्म्स दैट मैटर अलीज टू बी लिबेलियस इज ट्रू। बी कहता है कि मैंने जो कहा है वो अक्षरश सत्य है, बिकॉज ट्रूथ इज द कंप्लीट डिफेंस इन केस ऑफ डिफेमेशन। समझ की बात। नाउ अब ऐसे स्थिति में द पोजिशन एंड द रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लिबल वाज पब्लिश्ड मे बी रियल इन फैक्ट्स, कि जिस समय ये कहा गया था, इसने ये पर्चा छपवाया, उस समय इनके बीच में जो रिलेशनशिप थे वो एक्रीमिनस थे, कॉर्डियल थे, न्यूट्रल थे, दैट मे बी द रेलिवेंट फैक्ट इंट्रोड्यूशन हो सकती है वो। जैसे मान लीजिए कोई झगड़ा चल रहा हो, डिस्प्यूट चल रहा हो पहले से ही, तो इट कैन बी सेड कि सी he published this defamatory suit because of ongoing litigation between us। हमारे बीच में झगड़ा चल रहा था, इसलिए इसने मुझे डिफेम किया, है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए दिखा दें कि न्यूट्रल थे, कोई मतलब नहीं था, मैंने तो केवल सच को उजागर किया, तो पोजीशन एंड रिलेशंस ऑफ द पार्टीज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग ऑफ लिबल मे बी इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। Once it is relevant, you can give evidence of it। कहाँ रेलिवेंट होता है, कहाँ दिक्कत आती है, जब हम लोग एविडेंस दे रहे होते हैं, यहाँ पर दोनों पार्टीज होती है, प्रोसिक्यूशन भी और डिफेंस भी, या सिविल केसेस में प्लेंटिफ एडवोकेट, डिफेंडेंट एडवोकेट। व्हेन यू आस्क ए क्वेश्चन, अपोजिट पार्टी सेज नो एविडेंस, यू कैन नॉट से सो, यू कैन नॉट पुट दिस काइंड ऑफ एविडेंस, देन यू हैव टू जस्टिफाई कि नो माई एविडेंस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9 बिकॉज इट इज ए इंट्रोडक्टरी फैक्ट, यू कैन नॉट से इट। तो इतनी बारीकी से अगर समझ जाएंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्टिकुलर्स ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट ए मैटर अनकनेक्टेड विद द अलीज लिबल आर इररेलेवेंट। इसको समझिए कि अगर रिलेशन की बात भी कर रहे हैं हम लोग, द पर्टिकुलर्स ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसके पर्टिकुलर्स इररेलेवेंट है। अबाउट ए मैटर अनकनेक्टेड विद द अलीज्ड लिबल आर इररेलेवेंट, मतलब जो लिबल में उसने कहा कि ये जो व्यक्ति है ए, ये संत नहीं है, ये एक भेड़िया है, ठीक है, ये एक एलिगेशन है। और अनकनेक्टेड मैटर क्या है कि कभी इसका मेरा कोई एक चलते फिरते झगड़ा हुआ था, ट्रैफिक जैम में कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी टकरा गई थी, दैट वाज ए रोड, जिसे कहते हैं रोड रेज का मामला था, है ना, तो अनकनेक्टेड है। तो पर्टिकुलर्स इररेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन झगड़ा था ये रेलिवेंट है। दो द फैक्ट दैट देयर वाज ए डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट। आप समझ रहे हैं बात को, दोनों में अंतर है। झगड़े के पर्टिकुलर्स क्या, क्यों झगड़ा हुआ तो वो खैर मायने नहीं रखता, झगड़ा था, इसके और मेरे बीच में कुछ ना कुछ एक्रीमनी थी, देयर वाज आवर रिलेशंस वर नॉट कॉर्डियल,
दैट वाज द रेलिवेंट। अब उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, झगड़े में क्या था, किसने क्या कहा था, व्हाट वाज, झगड़ा था नहीं था, क्यों झगड़ा था, कितनी डिग्री का झगड़ा था, दैट इज अ डिफरेंट फैक्ट। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 9 एविडेंस कैन बी गिवन कि देयर वाज अ डिस्प्यूट, व्हाट द डिटेल्ड पार्टिकुलर्स आर इररिलेवेंट, बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट ही रिलेशंस बिगड़े हैं। सही है, समझ रहे हैं बात ये? लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बिकॉज दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। तो मेरी अप्रोच केवल और केवल प्रीलिम्स की नहीं है, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना तो इतना पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक फैक्ट याद कर लीजिए बस, टीआईपी कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन 9। 99% यू विल गेट द सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, इन विच सेक्शन टीआईपी इज रेलिवेंट? सेक्शन 9। हु होल्ड्स टीआईपी? मजिस्ट्रेट, दैट्स ऑल। प्रीलिम्स खत्म। लेकिन ये समझना जरूरी है, को रटना नहीं चाहिए हर बार। जैसे आगे देखिए, प्लीज सी द इलस्ट्रेशन ई। ए पर्सन एक्यूज ऑफ थेफ्ट, चोरी का आरोप है, चोरी का आरोप, इज सीन गिविंग स्टोलन प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ एंड इंस्ट्रक्टिंग हर दैट शी शुड हाइड द प्रॉपर्टी। प्लीज सी दिस। ए पर्सन एक्यूज ऑफ थेफ्ट is seen giving the stolen property to his wife and instructing her that she should hide the property. This is the scene now for you. Example ये है कि एक व्यक्ति है जिस पर चोरी का आरोप है and he was seen, क्या करते हुए देखा गया कि गिविंग स्टोलन प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, चोरी की प्रॉपर्टी वो अपनी वाइफ को दे रहा था, और क्या कह रहा था? इंस्ट्रक्टिंग हर दैट शी शुड हाइड दिस प्रॉपर्टी, कि वो उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को छुपा दे। Now his statement is relevant and explanatory of the fact that he had some reason for hiding the property. उसके इस स्टेटमेंट का, इस फैक्ट का, the person who has seen him saying so, जिसने उसको ये कहते हुए देखा है, he can be called as a witness to say so, कि I have seen he was saying to his wife that hide this. If this statement comes to record, it means what? दिस इज द एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। एक्सप्लेन करता है उसकी कंडक्ट को कि भाई ये क्यों छुपा रहा था। ही हैड सम रीजन फॉर हाइडिंग द प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं मत? सिमिलरली ए स्टेटमेंट मेड बाय पार्टनर ऑन हैविंग हिज फर्म, ऑन लीविंग हिज फर्म इज रेलिवेंट बीइंग एक्सप्लेनेटरी ऑफ हिज कंडक्ट इन लीविंग द फर्म। कि अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है और वो बता रहा है कि क्यों छोड़ रहा है, एक स्टेटमेंट देता है, देन इट इज अगेन स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी इस बात का कि व्हाई ही इज लिविंग। तो कुल मिला के बात यह है कि एक्सप्लेनेटरी पार्ट और इंट्रोडक्टरी पार्ट आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। और देख लेते हैं, देखिए ये रहा इलस्ट्रेशन डी, देखिए रहा, ए सूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विद ए। ठीक, there was a contract between whom? A and C. I am A, you are C, we are having a contract of service. सही है? You are B, you induced her कि छोड़ो मैडम, कहाँ सर्विस कर रही हैं आप, I provide you better offer. So I am suing you. A sues B for inducing C. I am suing you B. Why? Because you induced her, C, to break a contract service which she had with me. समझ में आ गई बात है? ट्रायंगल। C on leaving a service, जब ये सर्विस छोड़ी, says to A यानी me what? I am leaving you because B has made me a better offer. मैं आपको इसलिए छोड़ रही हूं क्योंकि B ने मुझे एक बेटर ऑफर दिया है। Now this statement is relevant, this statement is a relevant fact as explanatory of C's conduct। जो उनका कंडक्ट है लीविंग द जॉब, उसको एक्सप्लेन कर रही हैं क्यों किया, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो आपके अगेंस्ट ये वाला स्टेटमेंट दिया जा सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेटरी फैक्ट अंडर सेक्शन। समझे आप लोग? नेक्स्ट ये है आपका इलस्ट्रेशन ई, सेम वेक्टर पे। ए एक्यूज ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी। आई एम द एक्यूज ऑफ थेफ्ट
I am giving stolen property to you, you are B, and to give it to my wife, who is saying to give it to A's wife. Now you are saying the B says as he delivers it that A says you are to hide this, कि आपके पति देव ने कहा है इसको छुपा दो, तो जो B का स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट होगा एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ ए फैक्ट विच इज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. कर लेंगे आप लोग अब ये. सेम थिंग इज विद दिस F. A is tried for a riot and proved to have marched at the head of a mob. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction. कर लेंगे आप लोग. नहीं, जो क्राइस से चलेगा पता, जो बोल रहे थे वो, है ना, वो आज अगर चलते हैं आज एकला चलो तो पता चला ममता जी की रैली हो सकती है. जय श्री राम बीजेपी की हो सकती है ना, सही है. राम नाम सत्य है, किसी का भी हो सकता है कि नहीं. तो इट्स cries of the mob may show the nature of the transaction. तो this is the first part, explanatory और introductory facts. यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए, अदरवाइज रेज हैंड अगर आपको यहां पे समझ में आ गया तो. सी, एक पॉइंट समझना आप लोगों ने कि जब कोई कोर्ट अपना जजमेंट देगी तो वो ये नहीं कहेगी दिस स्टेटमेंट वाज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9 एज एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोडक्टरी और इस तरीके से. कोर्ट विल सी व्हाट, whether this fact is relevant under any of the sections or not. अब रही बात प्रीलिम्स में, क्या प्रीलिम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कि हाउ दिस फैक्ट इज रेलिवेंट, वेदर इट इज इंट्रोडक्टरी और सपोर्टिंग कंडक्ट व्हाट ब्ला 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 शोइंग रिलेशंस. तो समटाइम्स देयर में भी ओवरलैपिंग एज वेल. तो उस एक्सट्रीम टेक्निकलिटी से बचने की एक ही ट्रिक है कि जब आप एक्सप्लेनेशंस इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए कि रेलिवेंट एज इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी, उसी में लिखा हुआ है कि हाउ दिस फैक्ट इज रेलिवेंट, वेदर इट इज एक्सप्लेनेटरी और रिबटिंग द एनी इन्फ्रेंस लाइक दिस. तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो सेक्शंस के साथ में जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उनको वो डीप में जाकर पढ़ना है और उनको भी वैसे याद करना है जैसे कि आपको सेक्शंस को याद करना है. कर लेंगे आप लोग. तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 9. क्या कहता है? सेकेंड कैटेगरी ऑफ फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9, फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय ए फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट. इसको समझिए क्या. अकॉर्डिंग टू दिस, फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुमान. Evidence can be given of facts which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact. ये आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस स्लाइड को देखिए, समझिए क्या है. These are the fact in issue, दिख रहा है आप लोगों को? These are fact in issue और relevant fact. These facts यानी कि डिस्प्यूटेड फैक्ट या सुसंगत तथ्य relevant fact से कोई अनुमान लगाया जा सकता है, इन्फ्रेंस, इनसे इन्फ्रेंस निकाली जा सकती है. कोई उस अनुमान को सपोर्ट करने वाला कोई फैक्ट या उस अनुमान का विरोध करने वाला कोई फैक्ट अगर सामने आ रहा है तो वो भी रेलिवेंट होगा सेक्शन 9 में. देखिए जैसे ये आपका जो इलस्ट्रेशन है इसमें सी, प्लीज सी दिस. तो प्लीज सी दिस इलस्ट्रेशन सी. ए इज एक्यूज ऑफ ए क्राइम, ए पर किसी अपराध का आरोप है. The fact that soon after the commission of the crime A absconded from his house is relevant under section 8 as conduct subsequent. अपराध के बाद soon after the commission of a crime A absconded from his house is relevant under section 8 as conduct subsequent. मतलब मैंने कोई क्राइम किया और तुरंत बाद उसके मैं घर से एकदम भाग गया. जैसे ही वो अपराध घटित हुआ, एक घटना घटी, एक मर्डर की घटना घटी मेरे पड़ोस में, मेरी गली में, और मैं तुरंत भाग गया अपने घर से. समझ में आई बात? तो ये जो फ्लीइंग अवे, जो भागने की, एब्सकॉन्ड करने की जो मेरा कंडक्ट आया सामने, दिस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. कंडक्ट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8. इट इज सब्सिक्वेंट कंडक्ट बिकॉज इट हैपेंड आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम. अपराध के घटित होने के बाद में मैं एब्सकॉन्ड किया हूं तो ये कौन सी कंडक्ट हो गई? अपराध के बाद की, यानी कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गई. रेज हैंड अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो दिस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8.
ठीक है, एंड दिस कंडक्ट इज अफेक्टेड बाय फैक्ट्स इशू। फैक्ट्स इशू क्या है? मर्डर किसने किया। अब समझने की बात यह है कि अगर, अब ये देखिए इस स्लाइड को देखिए, इससे समझ में आएगा आपको। Who is A? A is accused of a crime. What he did? Soon after the commission of the crime, he absconded from his house. This is what relevant under section 8 as a conduct. और इससे इन्फ्रेंस क्या निकली? ये जो रेलिवेंट फैक्ट हो गया ना, ये रेलिवेंट फैक्ट क्या हो गया? रेलिवेंट फैक्ट हो गया एब्सकॉन्डिंग आफ्टर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। सही है? मैं आपसे कह रहा था ना कि रेलिवेंट फैक्ट से इन्फ्रेंस क्या है? इस रेलिवेंट फैक्ट से क्या इन्फ्रेंस है कि ए इज गिल्टी, तभी तो भागा है। उसके भागने से ये अनुमान लगा सकते हैं, इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि भाई भागा है, दाल में कुछ काला होगा तभी भागा है, हम तो यहीं खड़े हैं, हम तो नहीं भागे। तो दिस इज एन इन्फ्रेंस फ्रॉम फैक्ट्स इन इशू। बोलो हाँ या ना? सही है। नाउ अब इस इन्फ्रेंस को इधर देखिए प्लीज। रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 तो है, इससे ये इनकी इन्फ्रेंस है कि ही इज गिल्टी। अब इस इन्फ्रेंस को फैक्ट्स टू सपोर्ट सच इन्फ्रेंस, इस बात, इस अनुमान को जो सपोर्टिंग और फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ही वॉज लेटर ऑन अरेस्टेड इन शैबी ड्रेस विदाउट टिकट। वो किसी ट्रेन में अभी शैबी ड्रेस में अरेस्ट हुआ बाद में। तो ये जो पहला इन्फ्रेंस था कि ही वॉज गिल्टी, सेकेंड फैक्ट अरेस्टेड इन शैबी ड्रेस, ये है दिस सपोर्ट्स दैट इन्फ्रेंस कि तो गलती की तभी तो इस हालत में खराब मिला। ये ही वॉज गिल्टी देयर वाई, इस हालत में शैबी ड्रेस में मिला है और ट्रेन का टिकट भी नहीं है इसके पास, इसका मतलब अपराध करके ही भागा था। ये सही बात थी वो। तो दिस इज व्हाट, दिस फैक्ट इज सपोर्टिंग द इन्फ्रेंस। ये बात समझ में आ गई? पहली इन्फ्रेंस क्या थी समझ लो। देखो ये इन्फ्रेंस क्या है? ही इज गिल्टी, ही इज, आपको समझ रही बात? इन्फ्रेंस इज व्हाट? ही इज गिल्टी। नाउ इस इन्फ्रेंस को एक दूसरा फैक्ट आ गया सामने कि ही वॉज अरेस्टेड इन शेबी ड्रेस। तो ये दूसरा जो फैक्ट आया उसका गिरफ्तार होने का, मैले कुचले कपड़ों में गिरफ्तार किया गया। तो ये इस बात का फैक्ट, क्योंकि ये पहले के अनुमान को सपोर्ट कर रहा है कि मैले कुचले कपड़ों में क्यों मिला, क्यों अरेस्ट हुआ बिना टिकट के, क्योंकि ये घर से भागा था क्राइम करके। तो ये फैक्ट रेलिवेंट, अरेस्ट ऑफ शैबी ड्रेस, अरेस्ट इन शैबी ड्रेस इन ट्रेन, ये रेलिवेंट हो जाएगा सेक्शन 9 में, क्योंकि ये किसी रेलिवेंट फैक्ट के अनुमान को सपोर्ट कर रहा है। रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई है तो, बहुत टेक्निकल इशू था ये। दोबारा समझाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। तुमने एक मर्डर कर दिया, तुम पर ऐसा आरोप है। ऐसे मान लीजिए आपके बगल में, आपके पड़ोस में एक मर्डर हो गया और तुरंत देखा गया कि पड़ोसियों ने देखा कि तुम गाड़ी लेकर के भागे हो बहुत तेजी से। सही है? तो ये आपकी कंडक्ट होगी, उधर मर्डर हुआ, इधर आप भागे। तो आपकी जो कंडक्ट है ये एब्सकॉन्ड करने की, वो हुई रेलिवेंट सेक्शन 8 में। सही है? ऐसे देख सकते हैं, दिस इज एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस, रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 एज ए कंडक्ट। अब इस कंडक्ट से हमें क्या अनुमान निकाल सकते हैं? क्या आप गर्लफ्रेंड से मिलने गए होंगे? ऐसे अनुमान तो नहीं निकालेंगे क्योंकि मर्डर हो गया तुरंत वहां पर, है कि नहीं है? क्या अनुमान निकालेंगे? कि तुमने ही अपराध किया होगा। सब लोग कहेंगे देखो वो भागा था, इधर खून हुआ, हमने भागते हुए देखा है उसको। तो अनुमान क्या है कि तुमने ही, यू आर गिल्टी। अब सेकंड बात क्या हुई? आफ्टर 2 days यू वर अरेस्टेड इन ए शैबी ड्रेस, ठीक है, इन ए ट्रेन विदाउट टिकट। तो ये जो फैक्ट है अरेस्ट वाली, इससे जो पिछला अनुमान था कि तुम गलती हो, उसको और बल मिल गया। क्यों इस हालत में भागा भागा फिर रहा है ये? क्योंकि ये क्राइम करके ही भागा होगा। समझ में आई बात? सो दिस इज दिस सेकेंड टाइप ऑफ फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9।
अगर समझ में आ गया तो प्लीज रेज हैंड। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? तो प्लीज गो टू नाउ थर्ड कैटेगरी। So please come to the next category of facts, and this is what? Facts which establish the identity of anything or person whose identity is relevant. किसी को प्लीज यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ टू कैटेगरीज। आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग यानी कि आइडेंटिटी ऑफ किसी वस्तु की आइडेंटिटी हिंदी बोलते हैं पहचान, और किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने वाले तथ्य। Facts which establish the identity of anything or person। जिस व्यक्ति की, मान लीजिए सपोज कीजिए मैडम सामने है, ये बरेली गई घूमने के लिए, है ना, और इनका वहां पे झुमका गिर गया, खो गया, और बाद में वो मिल भी गया। अब किसी के पास से मिला, किसी को चोरी का आरोप लगा, थेफ्ट का लगा, तो उसकी आइडेंटिटी जरूरी है ना कि ये वही झुमका है जो बरेली में मैडम का गिरा था, है कि नहीं है? तो आइडेंटिटी ऑफ थिंग इज मस्ट, अदरवाइज हाउ कैन यू से कि ही इज थीफ। किसी और का भी झुमका गिर सकता है, बरेली में बहुत गिरते हैं, है कि नहीं? तो दिस इज अगेन। नाउ सेकंड हो सकता है कि आइडेंटिटी, कि ये खून किसने किया था। अब आइडेंटिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एक खेत में एक कुटिया है, वहां पर ये मैडम रहती हैं और रह रही हैं लगातार, और एक दिन पता चला कि ये गई, लंबी यात्रा पे चली गई, सही है। अब ये पता नहीं चल रहा कि इन्हें किसने मारा। क्राइम टीम बुलाई जाती है, आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। देखिए क्राइम टाइम में क्या है, फिर अब क्या हुआ, वो देख रहे हैं वहां पर, वो देखेंगे एक तरफ एक खास प्रकार के जूते के निशान जा रहे हैं, उसमें खास मार्क है, ठीक है। अब उससे गांव वाले लोगों को बुलाया गया, उनके जूते निकलवाए गए, देखा गया कि किससे वो मैच करते हैं। आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, आइडेंटिटी ऐसे भी हो सकती है। तो दीज फैक्ट्स मे बी द फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। आइडेंटिटी ये भी हो सकती है कि आप उसको दिखा सकते हैं कि हाँ ये था, फोटो से पहचान करा सकते हैं, हाँ ये था, स्केच बनवा करके हाँ वो ऐसा था वैसा था। There may be so many kind of facts which may establish the identity of a thing or identity of a person, and these facts are relevant under section 9। समझ में आई नहीं बताइए आपको? देखिए और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। Where the court has to know the identity of anything or any person, any fact which establishes such identity is relevant। कोई भी फैक्ट कोर्ट को अगर ये जानना है कि भाई किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी के बारे में जानना है, किसी वस्तु के बारे में जानना है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, तो कोई सा भी फैक्ट हो, इट मे बी एनी फैक्ट। क्वेश्चन क्या है बस, विच एस्टैब्लिशेस सच आइडेंटिटी, जिससे वो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती हो, हर वो फैक्ट रेलिवेंट होगा वो। इसके लिए एक केस लिख लीजिए। एक केस है विभावती देवी वर्सेस कुमार रमेंद्र नारायण रॉय। विभावती देवी वर्सेस कुमार रमेंद्र नारायण रॉय। ए पर्सन बाय द नेम ऑफ द एक्स ऑफ भोवल रिमेन्ड अनहर्ड फॉर 12 years। ये जो महाशय हैं जिनका नाम एक्स है, एक्स ऑफ भोवल, ही रिमेन्ड व्हाट, अनहर्ड। 12 साल तक उसके बारे में किसी ने सुना नहीं। द पर्सन हु अपीयर्ड आफ्टर दीज ईयर्स एंड हु वाज द प्लेंटिफ इन दिस केस क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी एक्स। अब 12 साल बाद आया, सूट इंस्टीट्यूट किया, आई एम द प्लेंटिफ एंड आई एम द पर्सन एक्स ऑफ भोवल। It was held that evidence of his mother identifying him as her son, उसकी माँ का एविडेंस किस बात का, उसने आइडेंटिफाई कर रही है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है, ये एक रेलिवेंट होगा एज ए फैक्ट एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी। इसके उल्टा एविडेंस ऑफ हिज वाइफ फेलिंग टू आइडेंटिफाई, जो नहीं समझ पा रही कि पति है, फेल्ड, शी फेल्ड, मना नहीं कर रही है बट शी फेल्ड, ये भी रेलिवेंट होगा। रेलिवेंट का मतलब यही इतना समझिए आप लोग, मैं आई रिपीट, आई रिमाइंड यू, रेलिवेंट का मतलब ये है कि बस द फैक्ट, द मोमेंट ए फैक्ट इज रेलिवेंट यू कैन गिव एविडेंस ऑफ इट। जजमेंट देखा जाएगा वेदर इट इज प्रूव्ड सेटिस्फैक्टरी और नॉट।
प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड पढ़ लिया ना हम लोगों ने सेक्शन 3 में. व्हेन इट विल बी प्रूव्ड इट मे बी कंसिडर्ड इन एट द टाइम ऑफ जजमेंट. सही है नहीं. तो राइट नाउ सिर्फ इतनी सी बात है कि बीइंग रेलिवेंट मींस यू कैन इट दिस एविडेंस कैन बी टेकन ऑन रिकॉर्ड नाउ. Apart from direct evidence, circumstances of the situation may also be relevant to prove an identity. एक बार डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है कि भाई हाँ मैंने देखा जो झुमका गिरा मैडम का बरेली के बाजार में, वो मैं खरीदने गई थी साथ में. ये डायरेक्ट एविडेंस हो गया है ना. लेकिन कई बार क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होते हैं सामने. तो ध्यान रखना, द फैक्ट्स डायरेक्ट एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी मे बी डायरेक्ट एविडेंस or these may be of circumstantial as well. The Supreme Court has observed that the identification of the accused either at the test identification parade, इसे बोलते हैं TIP, or in the court is not a sine qua non for his conviction. ये इसको आप ऐसे समझिए, TIP पर आते हैं इसके. देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं इसमें. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इस टॉपिक पर, दिस इज सब टॉपिक इन दिस एंड यू विल सी दिस नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आई शो यू द क्वेश्चंस, सी दिस. जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं, आई शो यू. क्वेश्चन 9 पर किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं. सी हु कैन टेक आइडेंटिफिकेशन परेड, आंसर इज मजिस्ट्रेट, MP APO. आइडेंटिफिकेशन परेड इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन, अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 9 आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड TIP. TIP इज व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस, कोरोबोरेटिव एविडेंस. लिखते जाइए, आपके पैसे नोट्स में दे रखे हैं शायद मैंने क्वेश्चन ये आपको, है ना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज पर्सन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, सेक्शन 9. Rules relating to the identification of parade are contained in which of the section, section 9. And this is again test identification parade conducted during investigation of case is admissible in evidence under which section, section 9. तो आप देखेंगे लगातार. To ensure fairness and accuracy in a test identification parade TIP, the requirement is that parading persons of same or similar physical appearance along with the suspect. इसमें होता क्या है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड TIP में होता क्या है. सपोज कीजिए आप मजिस्ट्रेट हैं और एक एक्यूज्ड को पकड़ लिया गया है. नाउ ये एस्टैब्लिश करना है कि भाई गवाहों से पहचान करवानी है, समझे, गवाहों से पहचान करानी है कि वो सही पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया वो. तो ऐसी स्थिति में करना क्या है उसमें कि IO एप्लीकेशन लिखेगा कि भाई TIP करानी है इसकी. तो उसमें होता क्या है कि एक शीशे की दीवार होगी, जैसे मान लीजिए मैं मजिस्ट्रेट हूं तो, और वहां पर अगर किस जो एक्यूज्ड है उसकी डील डॉल के फिजिकल अपीयरेंस के लोगों को साथ साथ खड़ा कर जाएगा, 5-6 लोगों एक जैसे लोगों को. फिजिकल अपीयरेंस सेम, चेहरा सेम तो होगा नहीं, लेकिन कम से कम कद काठी उनकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन और एक राजपाल यादव. तो अपने आप चल जाएगा, बताइए छोटा सा आयोजन यही होगा, अमिताभ बच्चन की कैटेगरी के हों या फिर राजपाल यादव कैटेगरी के हों. तो वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने वो पूछते कि हाँ बताओ पहचानते हो नहीं पहचानते हो उनमें से किसी को. उसे बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. इट इज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. क्यों करते हैं, बिकॉज सच आइडेंटिफिकेशन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एक्यूज एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज. कि ये जो परेड है दोनों को ही हित में है. किसके हित में, एक्यूज के हित में भी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हित में भी. क्यों है, इट enables the investigating officer to ascertain whether the witnesses had really seen the perpetrator of the crime or not. आईओ को चल जाएगा पता कि भाई ये सही आदमी को पकड़वाया नहीं पकड़वाया, इसने हमने सही आदमी पकड़ा है नहीं पकड़ा. एंड ये भी उसको देखते मान लीजिए गलत आदमी पकड़ रखा है तो फिर सही आदमी के पीछे भागेंगे. और दूसरा क्या होता है कि एक्यूज को भी चल जाता है पता, अगर एक्यूज ने क्राइम नहीं किया है तो वहां TIP फेल हो जाएगी, तो वहां से वो ही बच गया वो. तो दोनों के इंटरेस्ट में फेयरनेस है, एक्यूज के इंटरेस्ट में भी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के फेवर में भी है. ये सही है नहीं. तो द पर्पज ऑफ TIP इज टू टेस्ट एंड स्ट्रेंथन ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द एविडेंस ऑफ विटनेस इन द कोर्ट.
द एविडेंस जनरेटेड बाय TIP इज यूज्ड फॉर कोरोबोरेशन। समझिए क्या होता है, प्रैक्टिकली समझ लीजिए होता क्या है कि आप मान लीजिए कोई रॉबरी का केस है, रॉबरी का केस है एंड you reported the matter to the police saying that 3 persons whom I never saw before, जिनको मैंने कहीं पहले नहीं देखा, वो I was going to Connaught Place and I was robbed by 3 accused persons. Got it? Now it is reported by the police that we have arrested 3 or 4 persons. Now you are supposed to identify them कि whether these were the same person or not. अब सिचुएशन क्या हो सकती है कि 3-4 लोग पकड़ लिए हैं पुलिस ने और आपको आइडेंटिफाई करना है कि बताइए उनमें से लूटने वाले यही हैं कोई और हैं, बताएंगे आप अगर के। अब अगर एक्यूज लोग कहें कि जो अरेस्टेड हुए हैं कि वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द TIP, हमें अपने TIP नहीं करानी है, तो देन इट गोज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन कि भाई क्यों नहीं करानी। तो इट कैन बी रेलिवेंट एट द अगेंस्ट देम एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। चार्ज फ्रेम करने की स्टेज पर ये रेलिवेंट हो सकता है, बिकॉज एडवर्स इन्फ्रेंस जाएगी कि आपने TIP में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। अब मान लीजिए वो TIP में पार्टिसिपेट करते हैं एंड विटनेस फेल्ड टू आइडेंटिफाई देम, तो दे विल बी डिस्चार्ज्ड, दे विल बी रिलीज्ड। तो ये वो है ही नहीं भी जिन्होंने क्राइम किया, क्यों रखा जाए, इनको पकड़ कर रखा जाए। नाउ सपोज थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि विटनेस आइडेंटिफाइज देम, देन एट द स्टेज ऑफ ट्रायल ही विल बी अगेन आस्क्ड कि हु लूटेड यू, किसने रॉब किया, किसने लूटा आपको, आर दोज पर्संस प्रेजेंट इन द कोर्ट, क्या वो लोग कोर्ट में उपस्थित हैं, यस दीज आर द पर्संस हु रॉब्ड मी। तो in the court again he is identifying the accused person. Now he identified first in the TIP, second in the court. समझ रहे हैं मत ये? तो this is the evidence generated by TIP is used for corroboration. The purpose of TIP is to test and strengthen, देखो क्या शब्द लिखे इन्होंने, test and strengthen trustworthiness of the evidence of the witness in the court. कोर्ट में जो उसने विटनेस ने कहा उसकी सत्यता को और मजबूत करते हैं कि हाँ देखो इसने पहले ही पहचाना था, आज ही पहचान लिया। बट सपोज 3 साल बाद आप आए कोर्ट में, हाँ जी वही थे, तो इट इज अ डाउटफुल केस, यू सॉ फॉर 4 or 5 minutes, विद इन 4 or 5 minutes दिस क्राइम वाज कमिटेड एंड नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई आफ्टर 3 years। तो कहीं ना कहीं वीकनेस आइडेंटिफिकेशन में दिखाई देती है, और खुदा ना खास्ता अगर शाम का टाइम हुआ तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो ये दिस कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में काम करती है कि यस आई आइडेंटिफाइड इट अर्लियर ऑल्सो एंड राइट नाउ ऑल्सो मैं आई एम आइडेंटिफाइंग इट। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि वो कोरोबोरेटिव है या नहीं है। आई थिंक आई हैव शोन यू द केस फॉर दिस। दिस इज TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज कोरोबोरेटिव एविडेंस। तो समझ में आई बात आपको, वाई वी से इट इज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज रेज हैंड। वेरी गुड। केस का नाम लिख लीजिए, स्टेट दैट इज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस VC शुक्ला। स्टेट वर्सेस VC शुक्ला, दिल्ली स्टेट का केस है ये। The Supreme Court went to the extent of laying down in what this, I think I have given these case laws all in your notes as well. Notes में है दिए, नो टिक कर लीजिए बस। That the identification of the accused by the witness for the first time in the court without being tested by a prior test, identification parade was valueless. इस केस में तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि अगर पहली बार कोर्ट में ही प्रोड्यूस करके आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो this is valueless. So you can be asked in which case it was held by the Supreme Court. First time, for the first time in the court without being tested by a prior TIP. TIP पहले कराई नहीं, पहली बार आइडेंटिफाई करो, this is valueless. How can you identify it? This was held in VC Shukla. See, this is not compulsory कि आप TIP कराओ ही कराओ।
It gives you a corroborative additional support to your evidence. It is बस nothing else. Supreme Court देखिए, Supreme Court also held that where one of the witnesses failed to identify the accused at the TIP, identification by him of the accused in the court was useless. TIP में identify नहीं किया, but he identified it in court. This is useless. और देखिए, where the eyewitness stated in his FIR that he could not identify the assailant, जिन्होंने हमला किया उनको वो पहचान नहीं सका, but even so he identified him as the TIP. The Supreme Court held that such identification was a false evidence. मजाक किया कर रहे हैं, जब इसने कहा FIR में कह रहा है मैं नहीं पहचान सका, then how can you identify in TIP? इसका मतलब आपको इंडिकेशन दे दिया गया था आईओ के द्वारा, नहीं. This is the answer to your question. The holding of TI is not compulsory. The holding of TIP is not compulsory. The failure to hold it is not fatal to the prosecution case. Compulsory नहीं है, नहीं कराया तो fatal नहीं हो जाएगा. Where the accused persons were previously known to the witnesses. पहले से ही जानते हैं अगर, तो फिर आइडेंटिफिकेशन कराने का मतलब नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे ही करेंगे. एंड देयर नेम्स ऑल्सो अपीयर्ड इन द FIR. ऐसे केस में जरूरत नहीं है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस. कहाँ पे TIP करानी चाहिए, कहाँ पे TIP नहीं करानी चाहिए, और अकॉर्डिंगली क्रिमिनल कोर्ट्स और हायर कोर्ट्स विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दैट काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन कितना ट्रस्टवर्दी है इनका और कितना ट्रस्टवर्दी नहीं है. तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड फैक्ट, थर्ड कैटेगरी फैक्ट्स, facts which establish the identity of the anything or person. कर लेंगे आप लोग अभी. Now come to the fourth category. Fix the time, the facts which fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened. समय और स्थान को एस्टैब्लिश करने वाले फैक्ट्स कि किस समय पर यह अपराध हुआ, किस जगह पर यह अपराध हुआ, ऐसे फैक्ट्स भी रेलिवेंट होंगे सेक्शन 9 में. कैसे? सी दिस. Whatever facts will help the court to fix time or place of the happening of the relevant fact can be admitted in evidence. The report of an expert is relevant to fix the time of murder. एक मर्डर हुआ पीछे, है कि नहीं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का, उसकी पत्नी के द्वारा मर्डर किया गया, डिफेंस कॉलोनी में किया गया. ठीक है, याद आया. मिस्टर तिवारी क्या किया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इसका मर्डर 2 घंटे पहले हुआ था, 4 घंटे पहले हुआ था, 5 दिन पहले हुआ था, 10 दिन पहले हुआ था. तो दिस इज ए रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट विच फिक्सेस द टाइम. तो इट कैन बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9. एंड द मार्क्स ऑफ स्ट्रगल ऑन द ग्राउंड आर रेलिवेंट टू फिक्स द प्लेस ऑफ द क्राइम. एक घटना घटी, कहां पर घटी साहब? मर्डर कहां पर हुआ जी? मुखर्जी नगर में हुआ. मुखर्जी नगर में कहां पर हुआ? कि जी यहीं की बत्रा के आसपास हुआ था. अब बत्रा के आसपास जहां पर लग रहा है कि भाई स्ट्रगल के निशान दिख रहे हैं, रगड़ लगी हुई दिख रही है, घसीटा घसाटी हुई है यहाँ पर, दिस इज द स्पॉट ऑफ स्ट्रगल. या पहले यहाँ पे घसीटा घसीटी हुई, फिर यहाँ से घसीट के ले गए, तो फिर वहां पे जाके कत्ल करा. तो these all are what these are key facts which establish the place important for this inquiry. So these all facts, whether they are fixing the time or whether they are fixing the place of happening, these all are relevant under section 9. This is Supreme Court observed in a case that in almost all criminal cases a blood stained soil sampled from the place of occurrence is invariably sent for chemical examination. ऐसे केसेस में मैक्सिमम जहां पर मर्डर हुआ, कल्पल होमिसाइड हुई, वहां से हम जहां पर खून गिरा उस ब्लड स्टेन्ड सॉइल को वहां से उठाते हैं. समझे?
कि ये किसका खून है, ये आइडेंटिटी फिक्स हो जाएगी। दूसरा, एक फिर लेते हैं वहाँ सैंपल उसी जगह से आसपास से नॉर्मल उसका, कि वहीं से सैंपल लिया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट अर्थ भी होता है फिर वो, समझ रहे हैं आप। एक तो ब्लड स्टैंड का लिया, अब पता चला कि रेतीली जगह थी और आपने दिखाया सैंपल कहाँ का, किसी प्लेटो की जगह का, कठोर का, तो मैच ही नहीं करेगी वो। तो एक सैंपल वैसे भी लिया जाता है नॉन स्टैंड उसका, ताकि मिट्टी कि हाँ तो वो वहीं से लिया गया था, दोनों वहीं की मिट्टी है, उसी की मिट्टी पे खून पाया गया। इफ दिस प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड इट कास्ट ए सीरियस डाउट अबाउट द प्रोसिक्यूशन वर्जन ऑफ द प्लेस ऑफ अकरेंस। अगर ये नहीं करते हैं तो दिस इज ए डाउटफुल। तो दीज फैक्ट्स आर ऑल रेलिवेंट, इससे डाउट क्रिएट हो सकता है, डाउट रिमूव हो सकता है, कोरोबोरेटिव एविडेंस है। एंड नेक्स्ट इज द फिफ्थ कैटेगरी, which show the relation of parties by whom any such fact was transacted। उनके आपस में संबंधों के बारे में, पार्टीज के संबंध को स्टैब्लिश करने वाले फैक्ट्स रेलिवेंट हो सकते हैं। दिस इज फिफ्थ कैटेगरी। Lastly, section 9 provides for that the facts which show the relations of the parties by whom a fact in issue, relevant fact was transacted are relevant, and this is a large number of cases owe their origin to the pre-existing relations of the parties। बहुत सारे संख्या में केसेस ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ द पार्टीज। एक लड़की ने एक लड़के पर आरोप लगाया कि he raped me on the pretext of promise of marriage। लड़के ने कहा कि we met on a dating app and this was a casual relationship, I have no commitment of marriage and this was a consensual relationship between me and her। तो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। कई बार क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस या लिबरल केस में, कि भाई साहब ने जो पीछे बैठे हैं बहुत मेहनती इंसान है, बहुत पैसा कमाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, है ना। इन्होंने पूरे साल ट्यूशन पढ़ा करके कई लाख रुपए जोड़े, एक प्लॉट खरीदा 10 लाख रुपए का, और वो मुझे इन्होंने 1 लाख में बेच दिया, ठीक है। लेटर ऑन इसको समझ में आया कि गुरुजी ने तो कमाल कर डाला। देन ही चैलेंज दैट सेल डीड ऑन द प्रिटेक्स्ट that he was my teacher, he was my mentor, and he exercised undue influence upon me and took my consent for this। My consent was influenced by undue influence। So relations existing between me and him are relevant। He can show कि he was my mentor, we remained in touch, ये मुझे पढ़ाते थे, समझाते थे, I was very much obliged to him, whatever he said I agreed। एक संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, पिता पुत्र संत हैं, दोनों ही जेल में हैं आज के डेट में। उन पर कुछ कन्याओं ने आरोप लगाए, तो उनके जो पहले के संबंध थे कि वो उनकी सेविका थी, वो उनको सेव ये थे वो थी, वो सारे प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो गए कहाँ पर, सेक्शन 9 में। आई हैव गिवन यू एनफ, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सारे लोग मैं किन संतों की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट मेरे यहाँ भाग जाए क्योंकि उनके भक्त हुए तब कि हमारे पास तो दिस इज नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, हर एक आदमी अपने कर्मों को भोगेगा। सो दिस इज एनी फैक्ट विच शोज रिलेशन ऑफ द पार्टीज मे बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन। In an action for damage for defamation, the state of the previous relations of the parties will be relevant। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर लेंगे। तो दिस इज 5 कैटेगरीज ऑफ facts are relevant under section 9। Number 1, facts which are necessary to introduce or explain। Number 2, facts which support or rebut inference suggested by facts in issue or relevant facts। Facts which establish identity of anything or person। Facts which fix time or place and facts which show the relation of the parties। अब आप घर पे जाकर इनको ढंग से याद करेंगे, बार बार याद करेंगे। एंड देखिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स, मन से फोल्ड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। तो इसको समझ लीजिए क्यों।
सेक्शन 8 के फैक्ट्स 9 में मत घुसा देना, 9 के 10 में मत घुसा देना, यही आपका कंफ्यूजन होगा। ये रेलिवेंट तो था, सर समझा भी रहे थे, सर ने वो एग्जाम्पल भी दिया था, वो सेक्शन 8 में था 9 में था, यही कंफ्यूजन है बस। तो ये नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 के मोटिव, प्रिपरेशन, सब्सिक्वेंट प्रीवियस कंडक्ट, सेक्शन 9 दीज 5, सेक्शन 7 कॉज इफेक्ट ओकेजन, ठीक है, स्टेट ऑफ अफेयर 5, वहां भी 5 है, सेक्शन 6 रेजिस्टे। ऐसे याद करते चले जाइए, ऐसे पूरी भरमार है यहाँ से लेके वहां तक 55 तक, तो आपको याद करना है। सो थैंक यू। सो कैसे लगी क्लास आपको, सही बताइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज लीव ए कमेंट। देखिए, आप, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए? नहीं चलेगा ना पता। तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट, एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com, और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशियल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में उपलब्ध करा ही रहे हैं, और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए, केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।